हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत भूमि का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना डिग्री है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा ई ऑप्शन। तो देखिए, भारत भूमि का अक्षांशीय विस्तार लगभग 29 डिग्री है। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, जबकि सबसे उत्तरी छोर जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। भारत भूमि का अक्षांशीय विस्तार लगभग 29 डिग्री है। ठीक है। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, जबकि सबसे पूर्वी छोर जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। तो देखिए भारत के 9 राज्यों की समुद्री तट रेखा है। भारत के 9 राज्य जिनकी समुद्री तट रेखा है वह है गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री तट रेखा है। तो देखिए भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी समुद्री तट रेखा है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन द्वीप एवं दादर नागर हवेली तथा पुदुचेरी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत की मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदुओं के बीच की लंबाई कितनी है। तो 33 का ए ऑप्शन यानी 3214 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदुओं के बीच की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदुओं की बीच की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई लगभग 15,200 जो है किलोमीटर है। भारत के कुल तट रेखा की जो लंबाई है ये लगभग 75,7,517 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस राज्य का कोई भी भाग एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल नहीं है। तो 34 का राइट आंसर होगा सी। पंजाब राज्य का कोई भी भाग एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता है। केंद्र शासित प्रदेश जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अर्थात ठीक है दिल्ली अर्थात नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीटी दिल्ली की सीमा सिर्फ 2 राज्यों उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा से मिलते हैं। देखिए एनसीटी दिल्ली के चारों ओर सबसे जुड़ा एक क्षेत्र है जिसे 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 नेशनल कैपिटल रीजन अर्थात एनसीआर कहा जाता है। अब देखिए एनसीआर के तहत जो है एनसीटी दिल्ली हरियाणा के लगभग 14 जिले, उत्तर प्रदेश के लगभग 8 जिले और राजस्थान के 2 जिले आते हैं। हरियाणा के जिले जो एनसीआर में सम्मिलित है वे है फरीदाबाद, नूह, मेवात, गुरुग्राम, उसके बाद है चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, उसके बाद है झज्जर, पानीपत, पलवल और महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद एवं करनाल। अब देखिए उत्तर प्रदेश के ज़िले जो एनसीआर में है यह मेरठ, मुजफ्फरपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलशहर एवं हापुड़। राजस्थान के 2 जिले हैं अलवर एवं भरतपुर जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नेपाल हिमालय की किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तो 35 का बी ऑप्शन काली एवं तीस्ता। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है। अब देखिए कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर खंड है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय एवं असम हिमालय।
पश्चिम में सिंध एवं पूरब में सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। पश्चिम में जो है सतलज एवं पूरब में काली नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। पश्चिम में ही काली एवं पूरब में तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय कहते हैं। पश्चिम में तीस्ता एवं पूरब में दिहान नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि मरखा घाटी जो है निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? 36 का होगा सी। देखिए मरखा घाटी जो है लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। चुम्बी घाटी सिक्किम में स्थित है। दून घाटी, नेलांग घाटी और धर्मा घाटी, फूलों की घाटी, शौर्य घाटी तथा जोहर घाटी, ये सभी जो है घाटियाँ उत्तराखंड की प्रसिद्ध चोटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि गुरु शिखर किस पर्वत या पठार या पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है? तो इसका होगा बी ऑप्शन, अरावली। तो गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर चोटी अरावली पर्वत के आबू पहाड़ी पर स्थित है। आबू पहाड़ी में जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवारा जैन मंदिर स्थित है। अब देखिए बृहद जो हिमालय या महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है और बृहद हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848.800 मीटर की है। विश्व की जो है सर्वोच्च शिखर है। माउंट एवरेस्ट हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के खंड नेपाल हिमालय में नेपाल तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है और सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जो सतपुरा श्रेणी के महादेव पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ की चोटी की जो ऊंचाई है यह 1350 मीटर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि थाल घाटी दर्रा निम्न में से किसके बीच है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, मुंबई नासिक। तो थाल घाट जो है महाराष्ट्र राज्य में मुंबई नासिक के बीच है। थाल घाट पश्चिम घाट का एक हिस्सा है जो महाराष्ट्र के कसरा शहर के निकट है और थाल घाट मुंबई एवं नासिक के बीच मार्ग प्रदान करता है। मुंबई एवं पुणे के बीच मार्ग जो है भोरघाट दर्रा प्रदान करता है। केरल में जो है केरल के कलपक्कम एवं कोयम्बटूर के बीच मार्ग पालघाट दर्रा उपलब्ध कराता है। केरल के तिरुवनंतपुरम एवं तमिलनाडु के मदुरई के बीच जो है सेनकोटा गैस स्थित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कोसी के मैदान के पश्चिम में कौन नदी है? कौन सी नदी है? तो 39 का ए, कमला। तो बिहार में कोसी के मैदान के पश्चिम में कमला नदी है। कोसी के मैदान के उत्तर में नेपाल की सीमा, ठीक है, नेपाल की सीमा, इसके दक्षिण में गंगा नदी, इसके पूर्व में महानंदा का मैदान एवं इसके पश्चिम में कमला नदी है। बिहार में उत्तर के मैदान के उपखंडों की स्थिति पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्रमानुसार इस प्रकार है। जैसे घाघरा का मैदान, गंडक का मैदान, ठीक है, बागमती का मैदान, कमला का मैदान, कोसी का मैदान एवं महानंदा का मैदान। कोसी का मैदान बिहार के उत्तरी के मैदान का लगभग छठा भाग धारण करता है। नेक्स्ट है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा डी, भारत संघ के संस्थापक उपर्युक्त में से एक से अधिक थे। देखिए भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में बंगाल में हुई थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में स्थापित भारत की महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संस्था थी। इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य भारत के लोगों में बौद्धिक एवं राजनीतिक चेतना का विकास करना तथा राष्ट्रवादी भावना का जो है प्रसार करना था। ठीक है, इस एसोसिएशन ने सिविल सेवा में जो है अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से 19 वर्ष करने का जो है विरोध किया था।
इंडियन एसोसिएशन ने दमनकारी हथियार अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आदि का विरोध किया था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अब देखिए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। लाला लाजपत राय, जोसेफ बप्तिस्ता, NM जोशी इत्यादि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सदस्य थे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के देवघर जिला के किस गांव में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों ने किया था? तो 42 का ए ऑप्शन, रोहिणी। तो झारखंड के देवघर जिला के रोहिणी गांव में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिला के रोहिणी गांव में 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मन लेस्ली तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी। रोहिणी के तीनों विद्रोही सैनिकों को 16 जून को मृत्युदंड दे दिया गया। रोहिणी की घटना बिहार क्षेत्र में 1857 के विद्रोह की पहली घटना थी। रोहिणी के विद्रोह की चिंगारी बिहार में तेजी से फैलने लगी थी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट कि 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना में पीर अली के नेतृत्व में संघर्ष की शुरुआत हुई थी। पटना में अफीम व्यापार का ब्रिटिश एजेंट जो है लायल मारा गया और पीर अली एवं उनके समर्थकों को पटना में मृत्युदंड दिया गया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर सैन्य छावनी के विद्रोही आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह जी थे और कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में 1857 का प्रभावकारी विद्रोह हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट के अनुसार ज्ञात कीजिए। 43 का होगा बी ऑप्शन, यानी 2 1 3। तो देखिए 43 का होगा बी ऑप्शन, यानी जालियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, तो क्या होगा बी ऑप्शन, यानी 2 1 3। जालियांवाला बाग नरसंहार ये कब हुआ था? देखिए जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में 27 दिसंबर 1919 से 1 जनवरी 1920 तक चला था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार भयभीत हो चुकी थी। भारत में ब्रिटिश विरोधियों गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जो है कारगर सुझाव देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। ठीक है, तो देखिए 43 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए अब देखिए कि डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी जो है, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी जो है ये हुआ था 10 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, और देखिए कि 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में 27 दिसंबर 1919 से 1 जनवरी 1920 तक चला था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 44। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय ब्रिटेन का शासक जॉर्ज पंचम था। ठीक है, कौन था? जॉर्ज पंचम। 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में वर्ष 1930 से 1932 के दौरान हुआ था। ब्रिटेन के शासक के रूप में जॉर्ज पंचम का शासनकाल वर्ष 1910 से 1936 ईस्वी तक रहा था। ब्रिटेन के शासक एडवर्ड अष्टम का शासनकाल
जनवरी 1936 से दिसंबर 1936 तक रहा। ब्रिटेन के शासक जॉर्ज जो है सस्टम का शासनकाल दिसंबर 1936 से फरवरी 1952 तक रहा था और ब्रिटेन की गद्दी पर जो है एलिजाबेथ द्वितीय का कार्यकाल 6 फरवरी 1952 से 8 सितंबर 2022 तक रहा है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1930 में लाल कुर्ती आंदोलन किस भाग में चला था? तो 45 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए लाल कुर्ती आंदोलन 1930 ईस्वी में भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में चलाया गया था। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के विचारों के जो है बड़े समर्थक एवं उनके अनुयायी थे, अतः इन्हें सीमांत गांधी भी कहा गया है। अब्दुल गफ्फार खान भारत विभाजन के विरोधी थे, ठीक है। और 1987 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो 46 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, 46 का क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी कर्नल नील। तो इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कर्नल नील था। और देखिए हीरोज ने झांसी में विद्रोह का दमन किया था। कर्नल नील ने इलाहाबाद एवं बनारस में विद्रोह का दमन किया था। और कैंपबेल ने लखनऊ में विद्रोह का दमन किया था। इलाहाबाद में विद्रोही के मुख्य नेता लियाकत अली थे और बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, जबकि यहाँ का दमन जो है हैवलॉक एवं कैम्पबेल द्वारा किया गया था। फतेहपुर में विद्रोह के नेता अजीमुल्लाह एवं फैजाबाद के नेता मौलवी अहमद उल्लाह थे, ठीक है। और बरेली के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान द्वारा जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई थी? पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेता जो है मजहरुल हक ने पटना के दीघा क्षेत्र के अपने मित्र खैरू मियाँ के द्वारा दिए गए जमीन पर सदाकत आश्रम का स्थापना कराया था। सदाकत आश्रम बिहार में कांग्रेस के मुख्य केंद्र के रूप में जो है स्थापित हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल जो है होने की अनुमति प्रदान कर सके? 48 का होगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 2। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 से संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह जो है किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर सके। अनुच्छेद 1 में उल्लेख है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी जो स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, ठीक है, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है, संसद द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस राज्य में विधान परिषद का जो है सृजन किया जा सकता है या किसी राज्य से विधान परिषद का, ठीक है, विधान परिषद का उत्सादन किया जा सकता है। इस बात का उल्लेख जो किस अनुच्छेद में है? 49 का होगा ई ऑप्शन।
ठीक है। तो राज्य में विधान परिषद का सृजन या राज्य में विधान परिषद का उत्पादन किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधान मंडलों का गठन से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन एवं सृजन से संबंधित है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 171 जो है विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। तो एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाने के क्रम में उत्पन्न बेरोजगारी की स्थिति को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ेंगे। आगे देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी ध्वनि का वेग होता है। तो देखिए ध्वनि का जो वेग होता है ये क्या होता है, तो ध्वनि का वेग बी ऑप्शन। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा बी। ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ध्वनि का वेग वायु में 332 मीटर पर सेकेंड है। एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग 6420 मीटर पर सेकेंड है। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ठीक है। अब देखिए कि नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के होता है, और देखिए यही कारण है कि बरसात के मौसम में जो है सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 जो है मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। ठीक है। अब देखिए कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का सबसे उसके तारतम्य से है, और तारतम्य के कारण ध्वनि मोटी या तीक्ष्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि पौधों में फ्लोएम खाली स्थान के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। 60 का होगा बी ऑप्शन भोजन। ठीक है। तो पौधों में फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। फ्लोएम जटिल अस्थायी ऊतक है। चालनी नलिकाएं संवहनी पौधों के फ्लोएम में पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए कि फ्लोएम तंतु फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 है कि कौन से ऊतक का जो है अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो 61 का होगा ए ऑप्शन पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। इस ऊतक की कोशिकाओं में सघन कोशाद्रव्य एवं जो है एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के मध्य में एक बड़ी रसधानी रहती है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट जो है बनाने के लिए खालिस्तान धातु का उपयोग होता है। 62 का होगा सी टंगस्टन। ठीक है। तो टंगस्टन का जो है प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। टंगस्टन का संकेत क्या है, तो डब्लू होता है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकालकर निष्क्रिय गैस भरा जाता है, और नाइक्रोम का जो प्रयोग है ये हीटर में होता है। नेक्स्ट है कि वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने के लिए समीकरण, तो 63 का होगा सी, यानी v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने के लिए समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है। v बराबर क्या है, u प्लस ए टी। अब देखिए नेक्स्ट है कि s बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में फ्लोएम के निर्माण के लिए भाग लेने वाली कोशिकाएं हैं। 64 का होगा डी। तो देखिए फ्लोएम के निर्माण के लिए, ठीक है, फ्लोएम 4 तत्वों का बना होता है। एक तो चालनी नलिकाएं, दूसरा सह कोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम तंतु और चौथा है फ्लोएम मृदुतक। जाइलम भी पौधों की जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। इसे जो है चलन उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वाहिकाएं जाइलम का जो है भाग पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम को संवहन उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि यदि वायु को अनंत और किसी उत्तल लेंस के ऑप्टिक सेंटर के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा। 65 का होगा बी, यानी छोटा। तो यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर ओ के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब अपवर्तन के बाद हमेशा जो हाशित यानी छोटा बनता है। यह जो है हमेशा प्रकाश केंद्र एवं फोकस के बीच रहता है। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर। ठीक है, यह जो है हमेशा मीटर इनवर्स में मापा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है। तो 66 का राइट आंसर होगा बी। क्या होगा, बी, यानी पैड और रिम के बीच का घर्षण। ठीक है, तो घर्षण बल वस्तु के गति का विरोध करता है। घर्षण बल हमेशा दो वस्तुओं के संपर्क पर तल रखता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो इस 66 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। घर्षण बल वस्तु की गति का विरोध करता है। घर्षण बल वस्तु के घर्षण बल जो है, घर्षण बल हमेशा दो वस्तुओं के संपर्क तल पर लगता है और घर्षण बल अभिलंब बल का समानुपाती होता है। ठीक है, और सबसे अच्छा स्नेहक जो है इसका जो देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है कि 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था। 67 का होगा ए ऑप्शन, जयपुर। 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था, 11 जनवरी 2023 को। ठीक है, और चलिए देखते हैं कि सबसे अच्छा स्नेहक जो है ग्रेफाइट को माना जाता है अभी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, कथा अजय टू योगी। नेक्स्ट है अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो 68 का राइट आंसर होगा, 68 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी शांतनु गुप्ता। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक है शांतनु गुप्ता। ठीक है, योगी आदित्यनाथ का बचपन का नाम अजय सिंह था। ठीक है, रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक जो है ठीक है, नारायणन बाघुल हैं। ठीक है, नारायणन बाघुल हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़ी सभी वैज्ञानिकों, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा स्वदेश में विकसित किया गया है। 69 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी माया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है कि 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित दिलीप महालनोबिस किस पेशे से जुड़े
थे। तो देखिए इसका जो 70 का राइट आंसर होगा सी डॉक्टर। तो देखिए 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित जो है यह है दिलीप महालनोबिस। ठीक है, अब देखिए कि वर्ष 2023 में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसमें 6 वर्ष जो है 6 जो है देखिए 6 जो है पद्म विभूषण, 9 जो है पद्म भूषण तथा 31 पद्म ठीक है कि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।